अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में बुध की रात और अक्टूबर की 22 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और अक्टूबर की 23 तारीख है। नाज़रीन, आज थोड़ा जिक्र करेंगे पाकिस्तान से एक और मल्टी नेशनल कंपनी पाकिस्तान छोड़कर जा रही है। पर इस पर बात करेंगे कि आखिर क्यों ये कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। और साथ ही जो सदर ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात होनी थी, वो मनसूख कर दी गई है, बल्कि अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां भी लगाई हैं। और आखिर में जिक्र करेंगे थोड़ा गजा का, जिससे मुताल्लिक एक बड़ी ही नई खबर सामने आई है, जो कि गजा की तकसीम के हवाले से है। लेकिन आज के मौदूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं आज की पहली खबर। बल्कि खबर की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक तारीखी वाकया शेयर करता हूँ। नादरीन, ये 1874 का वाकया है, जून 1874। जब अमेरिका में एक दरिया है, मिसिसिपी दरिया, मिसिसिपी रिवर, जो अमेरिका के बड़े सबसे बड़े दरियाओं में उसका शुमार होता है। और सेंट लुइस नामी अमेरिका के शहर को ये बुनियादी तौर पर इलिनॉय रियासत से अलहदा करता है। और इसके ऊपर यहाँ पर दरिया की जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है, तकरीबन 2 मील चौड़ाई है इस दरिया की। यहाँ पर इस दरिया पर सेंट लुइस को इलिनॉय से मिलाने के लिए पुल तामीर किया जाता था। और हर साल तकरीबन वो पुल तबाह हो जाता था, क्योंकि वो लकड़ी का बना होता था। और जब सैलाब आता था मिसिसिपी दरिया में, तो वो अपने साथ इसको बहा ले जाता था। ये बड़ा मसला था। और ये वो दौर था जब अमेरिका में, जो आज की अमेरिका की एक मॉडर्न मईशत है, इसकी बुनियाद रखी जा रही थी। और इसकी बुनियाद चार शख्सियात रख रहे थे। उनमें एक एंड्रयू कार्नेगी थे, जो कि बुनियादी तौर पर स्टील की जो सनत है अमेरिका में, इसकी बड़े पैमाने पर बुनियाद रखने वाले एंड्रयू कार्नेगी थे। यूएस स्टील उनकी थी। इसी तरह जॉन डी रॉकफेलर, जो कि स्टैंडर्ड ऑयल के मालिक थे, यानी तेल के कारोबार से उनका ताल्लुक था। जबकि जेपी मॉर्गन, जिनका ताल्लुक फाइनेंस से था, बैंकिंग से था। और कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट, जिनका ताल्लुक रेलवे, जो अमेरिका में रेलवे का निज़ाम उस दौर में बिछाया गया, तो वो इन्हीं के हाथों बिछाया गया था। तो यूं ये जो चार बड़े बहुत ज्यादा अमीर लोग थे अमरीकी तारीख के, इन्होंने अमेरिका में नई टेक्नोलॉजीज को भी मुतारिफ कराया। यानी एंड्रयू कार्नेगी का शुमार उन जीनियसेस में होता था, जिन्होंने के सोचा कि चूंकि मिसिसिपी दरिया पर कोई पुल नहीं रहता, तो इसके लिए जरूरी है कि स्टील का जो है ब्रिज बनाया जाए। उनकी जो मिल्स थी, उसके अंदर जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसमें दिन लगते थे। यानी इतने बड़े पैमाने पर स्टील बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बनाया जा सकता था, जितना कि उनको दरकार था तकरीबन 2 मील लंबा स्टील का बना हुआ जो पुल है उसको बनाने के लिए। इसके लिए वो बरतानिया गए, वहां से वो एक टेक्नोलॉजी लाए, और उस टेक्नोलॉजी के साथ वो स्टील जो कि बुनियादी तौर पर उनकी मिल्स में तकरीबन 2 दिनों में बनता था, इस टेक्नोलॉजी के नतीजे में 15 मिनट में बनने लगा। और यूं ये जो दरिया के ऊपर जो एक ब्रिज है, जिसको ईड्स ब्रिज कहा जाता है, वो 1874 में मुकम्मल हुआ। और जब इसका इफ्तिताह होने लगा, तो बहुत सारे लोग उस दौर में, किसी को यकीन नहीं था कि स्टील तो बहुत पतला है, इसके ऊपर किस तरीके से ट्रैफिक चल सकती है। जाहिर है रेलवे ट्रैफिक भी उस पर जाती थी, और जो हॉर्स कार्ट्स वगैरह या टांगों की जो ट्रैफिक थी वो भी उस पर जाती थी। गाड़ियां तो उस वक्त एज सच इतनी ज्यादा नहीं थी अमेरिका में। वो तो बाद में फिर आई, जो इक्का दुक्का थी, लेकिन जो बड़ी ट्रैफिक थी वो रेलवे की थी, और साथ जो टांगों वगैरह की थी। तो जब यह ब्रिज मुकम्मल हुआ, तो उसके ऊपर किसी को एतमाद नहीं था। लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए एंड्रयू कार्नेगी ने एक कमाल का काम किया। उन्होंने लोगों को कहा कि अगर मैं इस एक हाथी को लाऊं और उस हाथी को इस ब्रिज से गुजारूं, तो क्या आप इसके ऊपर सफर करना पसंद करेंगे? तो ये आम राय है कि हाथी कभी भी अनस्टेबल जमीन पर पाँव नहीं रखता। यानी जो भी जगह कमजोर हो या मजबूत ना हो, जहां पर उसको खौफ हो कि वो यहाँ से गिर सकता है, तो वहां पर कभी भी पाँव नहीं रखता। तो लिहाजा लोगों ने कहा कि हाँ, अगर आप ये काम कर ले तो बेशक के हमारा एतमाद इस पर बहाल होगा। तो एंड्रयू कार्नेगी ने यही किया। उन्होंने एक हाथी लाए उसे, और हाथी के जरिए उन्होंने पूरे ब्रिज को क्रॉस किया। जब ब्रिज को क्रॉस किया, तो उसके बाद फिर अमेरिका में तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। उसकी वजह यह है कि स्टील कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होने लगा। इससे पहले सिर्फ रेल की पटरी के लिए इस्तेमाल होता था ज्यादातर, और कुछ हथियारों वगैरह में भी, लेकिन फिर वो बिल्डिंग्स के अंदर भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। जो मैं ये आपको किस्सा सुना रहा था,
एंड्रयू कार्नेगी का, जो कि एक एहसास शख्सियत थी। यानी जितने भी ये वैसे तो सारे के सारे बहुत बड़े यानी सरमायादार थे, और सरमायादाराना निज़ाम के 19वीं सदी के जो आर्किटेक्ट्स थे उनमें इन चार अफराद का शुमार होता था, लेकिन इनमें एंड्रयू कार्नेगी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जब अपनी दौलत इतनी कमा ली कि वो अमीर बनना चाहते थे, और जब वो मुकम्मल अमीर हो गए तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो मजीद दौलत नहीं कमाएंगे। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने तमाम कारोबार बेच देंगे। उस दौर में जेपी मॉर्गन ने 1901 में एंड्रयू कार्नेगी से उनका पूरा जो कारोबार था वो 480 मिलियन डॉलर में खरीदा, और उसके बाद एंड्रयू कार्नेगी दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। लेकिन यहाँ पर एंड्रयू कार्नेगी रुके नहीं, बल्कि उन्होंने अमेरिका में लाइब्रेरीज और मुख्तलिफ फलाही कामों का ऐसा यानी एक सिलसिला शुरू किया जो आज भी जारी है। कार्नेगी फाउंडेशन आज भी हजारों इदारों और अफराद की मदद करती है, और मुख्तलिफ शोबे में मदद करती है। तो ये काम जो उस वक्त शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। एंड्रयू कार्नेगी का एक मशहूर कॉल है, जो कि वो कहते थे कि जो शख्स दौलतमंद मरे वो रुसवा होकर मरता है। यानी उनका मतलब यह था कि जिस शख्स ने दौलत कमाकर उसको इंसानियत पर इस्तेमाल नहीं किया तो वो रुसवाई के रास्ते में कब्र में गया। एंड्रयू कार्नेगी ने, मैं बाकी तो उसकी ज़्यादा तफसीलात फिलहाल नहीं बताऊं, कभी इस पर एक शो भी करूंगा क्योंकि बहुत दिलचस्प कहानी है इन चार अफराद की। लेकिन एंड्रयू कार्नेगी ने अमेरिका में 2,500 लाइब्रेरीज बनाई, और इनकी जो आला तरीन एक मिसाल जो है वो आज भी मैनहट्टन में 40th स्ट्रीट और 41st स्ट्रीट के दरमियान और फिफ्थ एवेन्यू पर जो मेन लाइब्रेरी है वो एंड्रयू कार्नेगी ही ने बनवाई थी। तो ये यूं आज भी मौजूद है। मैंने ये आपको हाथी का किस्सा क्यों सुनाया? ये मैं इसलिए सुना रहा था कि पाकिस्तान से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। पाकिस्तान से फ्लाइट ऑफ जो ब्रेन ड्रेन जिसे हम कहते हैं वो हो रहा है। लगे यानी जो जहीन लोग हैं या वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान छोड़ना, वो छोड़ रहे हैं। और वो लोग जो कि कई सालों से पाकिस्तान में कारोबार कर रहे थे वो कारोबार छोड़कर जा रहे हैं। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो एक्सो नोबेल नामी एक कंपनी है जो पेंट वगैरह बनाती है। वो जो है पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है, उन्होंने ये ऐलान किया है। और मेरा जो आज मेन मौजू है वो यही है कि आखिर कैसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान से इतने बड़े पैमाने पर जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, मैं गिन रहा था कोई कम से कम 10 कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं 2022 से अब तक। इनमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, इलाई लिली है, माइक्रोसॉफ्ट है, उबर है, यामाहा है, टोटल एनर्जीज है, टेलेनॉर है, और फिर ये जो कि बेसिकली डिलक्स पेंट और दूसरी इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में बड़ी मशहूर हैं, लेकिन अब उनको एक और पाकिस्तानी कंपनी खरीद खरीद रही है। पाकिस्तान में जो तकरीबन 25 करोड़ का मुल्क है, यहाँ पर जो जिस तरीके से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है और जिस तरीके से बड़ी कंपनियां निकल रही हैं, तो ये उसी हाथी की मिसाल है। यानी जब लोगों का एतमाद नहीं था सेंट लुइस और इलिनॉय के लोगों का कि वो इस ब्रिज को क्रॉस करें, क्योंकि उनको एतमाद नहीं था कि स्टेबल नहीं है और ये शायद गिर जाएगा, हम इसमें डूब जाएंगे, मर जाएंगे, हम सब कुछ खो देंगे इसके अंदर। बिल्कुल उसी तरह जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक ऐसा ही एश्योरेंस चाहिए होता है कि स्ट्रक्चर मजबूत है। जाहिर है कि वो उनके लिए हाथी तो सामने नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं जिनका मैं अभी जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक दो नुकात पे जरूर रोशनी डालना चाहूंगा, और उनमें से एक यह है कि हमेशा के लिए जब इंटरनेशनल कंपनीज किसी भी मुल्क में जाती हैं तो वो मार्केट को देखती हैं। यानी मार्केट को किस तरीके से देखती हैं? एक जाहिर है आबादी को देखती हैं कि कितनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया का पांचवा बड़ा आबादी वाला मुल्क है। तकरीबन 250 मिलियन इसकी आबादी है, या तकरीबन कुछ कहते हैं 255 मिलियन आबादी है। और इसीलिए जब कंपनीज इतनी बड़ी आबादी को देखते हैं तो उनके जहन में यही आता है कि यहाँ पर कारोबार है, लिहाजा हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल और इलाई लिली लिली और शेल और ये तमाम कंपनियां पाकिस्तान आई थी। लेकिन उसके साथ एक और चीज जिसको जहन में रखा जाता है वो पर कैपिटा इनकम भी होता है। यानी एक मुल्क में किस हद तक इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ है, किस हद तक स्टेबिलिटी है। और उसके बाद फिर वो देखते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पर चूंकि दौलत पैदा हो रही है तो इसलिए लोग पैसा इस्तेमाल भी करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट भी करें, यानी वो पैसा लगाएंगे भी। और लिहाजा उनकी जो कुव्वत खरीद है वो इतनी होगी कि वो हमारी निस्बतन महंगी प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकते हैं। और पाकिस्तान की जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो तकरीबन $1,500 बताई जाती है। और अगर इसको दूसरी एडजस्टमेंट्स के साथ आप शामिल करें तो कोई उसमें फिर कोई ज्यादा थोड़ा इसे डबल या ट्रिपल कर दें, इससे ज्यादा हो जाती है। लेकिन उसका इतलाक पूरे पाकिस्तान पर नहीं होता। पाकिस्तान में मिडिल क्लास सुकड़ रही है। पाकिस्तान में जो अपर क्लास है उसमें यकीनन आपको इजाफा नजर आ रहा है, लेकिन वो टोटल पॉपुलेशन का
1% या 5% भी नहीं होगा। 1% तो मैं छोड़ दें, लेकिन 5% भी नहीं होगा। जो बाकी है उसमें मिडिल क्लास जो है वो स्ट्रगल कर रही है, और जो लोअर मिडिल क्लास है वो लोअर क्लास में जा रही है, यानी वो गुर्बत, शरह गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की जो कुल आबादी है उसका तकरीबन 45% जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है। अगर एक मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर और इतनी तेजी से गुर्बत में इजाफा हो रहा हो, तो आप खुद सोचें कि वहां पर कौन सी इंटरनेशनल कंपनीज ठहरेंगी, क्योंकि उनको साफ नजर आ रहा है दीवार पर कि इस मुल्क में मसाइल बहुत ज्यादा हैं और इनकी तरक्की बहुत ज्यादा कमजोर है। इसलिए, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला जो आ रहा है वो क्लाइमेट चेंज का भी है, तो लिहाजा वो यहाँ पर ना तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ना अपनी इन्वेस्टमेंट को रखना चाहते हैं। और एक और मसला ये भी है कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो रुपी जिस तरीके से डिवैल्यू हुआ है, गुज़श्ता 3 सालों में रुपए की कदर में तकरीबन कोई 50% तक कमी आई है। और आप डिपेंड करें कि किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान की जो रुपए की कदर है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है, जिसकी वजह से जो अनस्टेबल रुपी है उसकी वजह से जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनको अपना जो प्रॉफिट है वो गिरता नजर आता है, सुकड़ता नजर आता है। और साथ वो अपना प्रॉफिट निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि चीन के साथ इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा मसला जो चल रहा है, वो जो उनके आईपीपीज हैं उनके पैसे पाकिस्तान क्लियर नहीं कर पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पास हमेशा डॉलर की कमी रहती है। पाकिस्तान दूसरों के पैसे अपने खजाने में रखकर अपने आप को किसी तरीके से सॉल्वेंट रख रहा है, और इसी की वजह से फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। गोया पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई हाथी आने को तैयार नहीं है जो कि जो तरक्की के इस सफर का जो पुल है उस पर कदम रखना चाहे, क्योंकि उसको यकीन है कि स्टेबल नहीं है, ये पुल स्टेबल नहीं है, ये गिर सकता है। और इसीलिए मैंने आपको इसकी मिसाल दी। मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो रिसर्च की बुनियाद पर मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान के अपने फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब का आज एक बहुत बड़ा बयान छपा है, जिसमें कि उन्होंने इन चीज़ों को रद्द किया है कि जो ये डच कंपनी जो पाकिस्तान से जा रही है, डिलक्स पेंट वाली, उसकी वजह, यानी उन्होंने इस कंपनी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मल्टी नेशनल्स जा रही हैं तो वो उनकी ग्लोबल कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज का हिस्सा है, इसका हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। शायद ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये 100% हकीकत है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी किसी मुल्क में एक पैसा कमा रही है, तो उनको क्या जरूरत पड़ेगी कि वो एक चलता हुआ कारोबार जहां से वो पहले से पैसे बना रहे हैं वो उसको बंद करके वो मुल्क छोड़ दें। तो वजह इतनी आसान नहीं है जितने आसान अल्फाज में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे हैं। और फिर साथ जब फ्लाइट ऑफ कंपनीज होती है, यानी जब बड़ी कंपनियां एक मुल्क को छोड़ती हैं, तो नए इन्वेस्टर कहाँ से आएंगे, क्योंकि उनके सामने तो कामयाबी की मिसालें नजर नहीं आ रही, उनको नाकामी की मिसालें नजर आ रही हैं। गुज़श्ता 3 सालों में 10 कम अज कम ऐसी बड़ी मिसालें सामने आई हैं कि जहां पर इस्टेब्लिश्ड कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर चली गई। ऐसी कंपनियां जो गरीब कंपनियां नहीं हैं, जो दुनिया भर में कारोबार करती हैं, लेकिन वो समझती हैं कि पाकिस्तान एक ठीक डेस्टिनेशन नहीं है उनके कारोबार के लिए। और औरंगजेब साहब ने यह भी फरमाया कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के असरात बहुत ज़्यादा हैं, और इस मरतबा हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कोई 0.5% इससे मुतासर हो सकती है, यानी उसमें कमी आ सकती है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये एक और फैक्टर है, चूंकि पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट रेजिलिएंट पॉलिसीज नहीं है, ना ही पाकिस्तान ने क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरीके से डेवलप करने की कोशिश की है जिसके जरिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई एश्योरेंस मिले कि हाँ स्कूल के कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर यहाँ पर मौसमियाती तब्दीली आए भी तो उनका सब कुछ महफूज रहेगा। कौन ऐसे इलाके में कारखाना बनाएगा कि जहां पर बंद टूटते हों और जहां पर 10-10 फुट पानी आए? कौन वहां पर कारखाना लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा, जिनका है वो भी जाएगा। और जो कुछ इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी मुल्क में सरमायाकारी के लिए, उनमें सबसे पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड आता है, कोई 5-6 मैंने आइडेंटिफाई किए, मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा। और किसी दिन मैं इसके ऊपर एक अलहदा शो किसी इकोनॉमिस्ट के साथ भी करूंगा। लेकिन एक तो ये है कि जो बुनियादी जरूरत है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी बाहर से सरमायाकारी के आने के लिए, उसमें स्ट्रांग लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी आपको ये बाकायदा एश्योरेंस देना होगा कि आपके यहाँ जो भी सरमायाकारी करता है उसका पैसा भी महफूज है, उसकी प्रॉपर्टी भी महफूज है। पाकिस्तान में मलक रियाज को अभी तक किसी ने नहीं भूला। आप उनसे इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ, वो एक इन्वेस्टर के तौर पर अगर आप देखें तो ये बदतरीन मिसाल है। मलक रियाज को देखकर कोई भी पाकिस्तानी नहीं आएगा, क्योंकि उनके साथ जो पाकिस्तानी रियासत ने किया या कर रही है।
फिर साथ एक और जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स में आता है वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी अगर एक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा और पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी होगी, यानी मुसलसल पॉलिसीज में तसलसल होगा, तो फिर लोग आएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हाँ, यहाँ पर हुकूमतें तो तब्दील होती हैं लेकिन इसमें रियासती इदारे शामिल नहीं होते। और ये कि यहाँ पर रियासती इदारे हुकूमतों से ताकतवर नहीं होते, आइन से ताकतवर नहीं होते, तो इसलिए वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ऐसे ममालिक जहां पर के रियासती इदारे ही मुल्क चला रहे हों, जिस तरह के इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, तो वहां पर कौन पाकिस्तान पर एतमाद करेगा, आप खुद सोचें। और फिर साथ एक और जो बहुत बड़ा एक गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है वो है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। यानी आपने अपने मुल्क में जो कायदे कवायद जो रखे हुए हैं, जो कानून बनाया हुआ है, वो इतना आसान है कि लोग आसानी से यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी बेईमान नहीं है, आपसे रिश्वत नहीं ले रही, आपको 50 जगहों से एनओसीज नहीं दरकार, तो उसके बाद भी फिर लोग सोचते हैं कि हाँ, मुझे यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपने 10 इदारों से एनओसीज लेकर रिश्वतें देकर कारोबार चलाना है, तो कौन आएगा, खुद ही सोचिए। और फिर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर किसी भी मुल्क में शफाफियत निज़ाम में, मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ, अगर किसी मुल्क के निज़ाम में शफाफियत और अकाउंटेबिलिटी ना हो, वहां पर कोई नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि शफाफियत और अकाउंटेबिलिटी का डायरेक्ट ताल्लुक आपके निज़ाम इंसाफ से है। अगर आपका इंसाफ का निज़ाम चलेगा, तो लोगों को ये गारंटी होगी कि मेरे खिलाफ अगर कोई रियासती इदारा है भी, लेकिन अदालतें आज़ाद हैं और मुझे वो इंसाफ फराहम करेंगी, क्योंकि तमाम रियासती इदारे रियासत के मातहत हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है? ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं इस पर बहुत लंबा लेक्चर दे सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं लगाऊंगा इस पर। साथ ही फिर सिक्योरिटी एंड रिस्क मिटिगेशन। यानी कि जिस मुल्क में भी लोग कोई इन्वेस्ट करता है तो वो देखते हैं कि यहाँ पर लोग सिक्योर हैं, कितने ज्यादा सिक्योर हैं, और यह कि यहाँ पर हम जो पैसा लगा रहे हैं वो कितना रिस्की है, यानी इसके ऊपर कोई नुकसान अमने आमा की या बदमनी की वजह से कहीं नुकसान इनको ना पहुंचे। ये तमाम चीजें अगर किसी इलाके में मौजूद हों तो वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। क्या वजह है कि इन्वेस्टमेंट सारी कराची और लाहौर और दूसरे बड़े शहरों में होती है? उसकी वजह यह है कि वहां पर आपको निस्बतन ज्यादा बदमनी जो है वो कम नजर आती है। इसके बरक्स अगर आप जाइए पाकिस्तान के जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां जाएं, और वहां पर देखें कि पिछले 5 सालों में वहां पर कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। फॉरेन डायरेक्ट को छोड़ दें, मुल्क के अंदर से कितने नए कारखाने इन इलाकों में लगे हैं। या बलूचिस्तान में जाकर देख लें कि कितने नए कारखाने लगे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, माँ सिवाय उन प्रोजेक्ट्स के जो कि सी पैक के तहत चल रहे हैं। इसके अलावा कितने बड़े, कितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हुए आपको खुद मालूम हो जाएगा, और उनमें कितने ज्यादा फॉरनर्स आए हैं। और फिर साथ सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कही, कि जो हुकूमत क्या इंसेंटिव दे रही है, और साथ मार्केट पोटेंशियल क्या है, यानी कि वहां पर लोगों के पास कितना पैसा आ रहा है। अगर एक इकोनॉमी दौलत पैदा नहीं कर रही, तो भूल जाएं कि वहां पर कोई सीरियस इन्वेस्टर आएगा। हाँ, छोटा मोटा इन्वेस्टर तो आता रहेगा, लेकिन उसकी वजह से वहां पर नई जो नौकरियां हैं उनके मौके कम ही पैदा होंगे। और इसीलिए पाकिस्तान हमेशा के लिए बैड न्यूज में इसीलिए है कि पाकिस्तान के DGISPR खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ही फखर से कहते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में पौने 2 सालों में 25,000 ऑपरेशन किए हैं। अगर 25,000 ऑपरेशन सिर्फ एक सूबे में, एक मुल्क में होते हों, वहां पर कौन सा पागल होगा जो आकर उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट का सोचेगा भी? क्योंकि अगर यही ऑपरेशन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कल पंजाब में हो या दूसरे इलाकों में हो, तो फिर तो जो वहां पर कारखाने हैं, वो भी भाग जाएंगे। तो ये जो मेरा कहने का मकसद था वो ये था कि जो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ज्यादा बुरी खबर है। और इस तमाम जो ये तमाम बुरी खबरों का जो मरकज और महवर है, वो पाकिस्तान का वो हाइब्रिड निज़ाम है जो पाकिस्तानियों पर मुसल्लत किया गया है। ये पाकिस्तानियों पर सरकारी नौकरों ने मुसल्लत किया है। उन नौकरों ने जिनका अदरवाइज दुनिया के दूसरे ममालिक में उनका बहुत एहतराम होता है, बड़े सर पे बिठा के रखते हैं सारे लोग, लेकिन उनको ये हक नहीं दिया जाता कि वो बैठकर मुल्क की तकदीर के फैसले करें, क्योंकि उनका काम ये नहीं है दुनिया में। हाँ, पाकिस्तान में उन्होंने अपना काम अपने जिम्मे खुद लिया हुआ है, और उसकी वजह से यहाँ पर एक मसाइल का एक ऐसा सैलाब आया हुआ है कि उसको रोकना बहुत मुश्किल है। हमने SIFC भी बना ली, हमने क्या कुछ नहीं किया। उसका नतीजा क्या निकला? 0/0। वजह वजह यही है कि निज़ाम लड़खड़ा रहा है, निज़ाम कमजोर है, निज़ाम मसनूई है, मुकम्मल तौर पर मसनूई है। और इसीलिए पाकिस्तानियों के इस निज़ाम में कितना एतमाद है, मैं आपको दावत देता हूं कि कमेंट्स में जरा लिखिए कि आपको इस निज़ाम में कितना एतमाद है। एक छोटा सा पब्लिक ओपिनियन पोल खुद ही यहाँ पर हो जाएगा, आप खुद देखेंगे कि 100 में से या 50 में से कितने लोग इसके हक में हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। साथ एक और जो बड़ी खबर आई है वो सदर ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं उनके दरमियान होने वाली मुलाकात थी, जो कि अब सर ट्रंप ने खत्म कर दी है, उसको मंसूख कर दिया है। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता रोज
امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ان کے روسی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی، یعنی فون پر بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت میں یوکرین کے مسئلے پر، یعنی یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے حوالے سے امریکہ جو روس پر زور ڈال رہا ہے کہ آپ کنسیشنز دیں اور اس جنگ کو ختم کریں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی، اور جو مذاکرات تھے فون پر وہ ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد پھر صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ اس ملاقات کو منسوخ کیا جائے، بلکہ ساتھ ہی روس کی دو جو آئل ریلیٹڈ کمپنیز ہیں جو کہ تیل کی دریافت اور تیل کی پروسیسنگ کا کام کرتی ہیں، ان پر امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے دور صدارت میں روس پر پابندیاں لگائی ہیں اور ان کے آئل سیکٹر کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس کا نتیجہ جو یوکرین کی میدان جنگ ہے اس پر کس قسم کا آتا ہے، کیونکہ شاید امریکہ آنے والے دنوں میں یوکرین کو مزید ہتھیار بھی دے اور ان کو دور مار کرنے والے میزائلز کے استعمال کی اجازت بھی دے، تاکہ روس کے اندر مزید علاقوں کو بھی یوکرین ٹارگٹ کر سکے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یوکرین کی جنگ میں تیزی آئے۔ اور آخر میں غزہ، غزہ کے حوالے سے آج ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، وال اسٹریٹ جرنل میں چھپی ہے، اور اس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ایک مشترکہ پلان بنایا ہے جس کے تحت غزہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا اور دوسرا حصہ حماس کے کنٹرول میں ہوگا۔ یہ جو پروگرام ہے یہ بنیادی طور پر جیریڈ کشنر جو صدر ٹرمپ کے داماد ہیں اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیل میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس کا ذکر کیا، لیکن جو عرب میڈیٹر یعنی جو عرب ممالک ہیں وہ اس پروگرام کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس سے اسرائیل ان علاقوں میں مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لے گا، بالکل اسی طرح یہاں پر نئی آبادیاں قائم کرے گا آدھے غزہ میں، جس طرح کہ اس نے ویسٹ بینک میں کیا ہے، اور یوں اسرائیل یہاں پر اپنی آکوپیشن کو بڑھائے گا۔ یہ ان کا خوف ہے، اور ساتھ یہ کہ اس کے نتیجے میں جو ٹو اسٹیٹ سولوشن کا جو کانسیپٹ ہے یا جو وعدہ ہے جو امریکہ نے بھی اس میں شامل ہے، جن ملکوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہاں پر دو آزاد مملکتیں ہوں گی، ایک اسرائیل اور دوسرا فلسطین، تو شاید وہ خواب بھی پھر شرمندہ تعبیر نہ ہو۔ جو صدر ٹرمپ ہیں اس وقت ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا اس وقت جو کنٹرول ہے غزہ پر وہ 53% پر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ غزہ کو تقسیم کر دیں گے، اور اسرائیل میں یہ سوچ ہے کہ اگر غزہ کو اس طریقے سے تقسیم کر کے پھر وہ علاقہ جو کہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے صرف اس کو ری بلڈ کیا جائے گا، تو یوں ایک غریب غزہ بنے گا جہاں پر کہ حماس ہوگا، اور دوسرا امیر غزہ ہوگا جہاں پر کہ نئی ریکنسٹرکشن ہوگی، جہاں پر کہ فلسطینیوں کو لایا جائے گا اور اس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور ان کا خیال ہے کہ اس کے ذریعے حماس کمزور ہوگی اور حماس ختم ہوگی اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ یہ ایک سوچ ہے، کیا یہ نافذ العمل ہے؟ بہت بڑا سوال۔ کیا یہ عرب ممالک اور وہ ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے، یعنی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر بھی اس کے بہت بڑے حامی ہیں، کیا وہ بھی اس پلان کا حصہ بننا چاہیں گے یا بن چکے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال وال اسٹریٹ جرنل میں آج یہ بہت بڑی خبر چھپی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بہت گہرے کانسیکوینسز ہوں گے اس خطے کے مستقبل پر۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔